सरकारें जिस रास्ते पर पथ पर चल रही हैं वो रास्ता मात्र देश को टुकड़ों में बांटने वाला है। भविष्य में क्या होगा, आप अगर 10% वाला भी चलेगा। हमारी लड़ाई क्रीमी लेयर के लोगों के खिलाफ है। तो क्या हम अपने साथियों के साथ चलते हैं और जंतर मंतर हो या कहीं हो वो अपना कार्यकर्ता हैं। समाह जंति जना अस्मि समाजा की नीति रीति पद्धति और सिद्धांत पर चलते हैं। आज जंतर मंतर पर इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है और शुरुआत हो गई है। और शुरुआत ऐसी हुई है कि हम पूरे देश के लोग 80 करोड़ लोग नहीं हैं, कोई कहे सवर्ण की बात है। इस देश का गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के सभी लोग, सवर्ण लोग एकजुटता के साथ अब आरक्षण को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रवीण अरोड़ा जी को देख रहे हैं, सुरेश शर्मा जी को देख रहे हैं, राणा साहब को देख रहे हैं, भारद्वाज जी को देख रहे हैं, गुप्ता जी को देख रहे हैं, मिश्रा जी, शर्मा जी, इस तरह सभी लोग पूरी तरह से आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये आंदोलन अब तब तक नहीं रुकेगा क्योंकि अब इसमें आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन 4A हो गए हैं। 5वां ए मेरा है एपीजी का। तो समझ सकते हैं आप, अब इसको मजबूती मिलेगी और पूरा देश आर्थिक आधार पे आरक्षण इसलिए जरूरी है। हमारी सरकार कहती वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया में हम जाते हैं, कहीं जातिगत आरक्षण है ही नहीं, कहीं जातिगत आरक्षण नहीं। आर्थिक आप दीजिए, दिव्यांग को दीजिए, गरीब को दीजिए। आज भी जो हमारे समाज का मोची है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चौराहे पे बैठ के जूते गांठ रहा है और मलाई चाटने वाला दावे के साथ कहता है मेरा बाबा आईएएस, मेरे पिता आईएएस, मैं आईएएस, मेरा बेटा आईएएस। ये जो चीज है, 90% वाला सड़क पे बेरोजगार, 30% वाला उसका बॉस बन के बैठ जाता है। और हद तब हो जाती है जब रेप की विक्टिम, मर्डर के डिसीज्ड लोगों के साथ भी भेदभाव हो जाता है। रेप, गैंग रेप अगर 2 बच्चियों के साथ हो, एक सवर्ण हो एक दलित हो, तो दलित बेटी को 5 लाख मिल जाएंगे और सवर्ण बेटी को मुंह छिपाने के लिए मास्क भी नहीं मिलेगा कि वो अपना मुंह छिपा के देश में रह ले। तो ये भेदभाव पूरी तरह से है और इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन हो रहा है। लोग विदेशों में जाना शुरू कर चुके हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं लिखते हैं, वहीं बढ़ते हैं, फिर वहीं शादी करते हैं। बुजुर्ग लोग अपने यहाँ रह जाते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम, या फिर 3-4 दिन बाद कमरे में बंद मिलते हैं, मरे हुए लाश मिलती है, बंद देती है। इसीलिए सरकार को ये कार्य अब करना पड़ेगा। जहां तक अंबेडकर जी की बात कहें, उनको पढ़ाने वाले भी राजपूत समाज के गुजरात के महाराजा थे। उनको शादी कर 2-2 शादियां कराने वाले, अंबेडकर गोत्र देने वाले ब्राह्मण समाज का महाराष्ट्र में गोत्र है। तो ये सब कुछ सामने दिख रहा है। उसके बाद भी अगर कोई भेदभाव जैसी बात कहते हैं, और स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने कहा था कि 10 साल का दे दो आरक्षण, अगर 10 साल से अधिक बढ़ा के आरक्षण दोगे तो ये फिर नकारा हो जाएंगे। और वो दिख रहा है, अब वो दिख रहा है, शो हो रहा है। इसीलिए सरकारों को जागृति लेनी चाहिए। अब आपको ही उठना पड़ेगा। आप सोचो, आपके सांसद बोलेंगे नो, उन्हें पार्टी का टिकट चाहिए अगली बार। आपके विधायक बोलेंगे नहीं, आप उनके घर जाके धरना दे दोगे, आप उनके कोठी पे जाके बैठ जाओगे कि सदन चलेगा, या तो हमें जंतर मंतर से बुला लेना, या प्रवीण अरोड़ा जी को बुला लेना, या राणा साहब को बुला लेना, या फिर आप संसद में हमारी बात उठाना। तो ये ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पर अब सरकार को चर्चा करनी चाहिए। और मैं ये आपसे वादा नहीं वचन करता हूं, अब संसद के इस जंतर मंतर मार्ग पर अब तो प्रतिदिन आर्थिक आधार पर आरक्षण के आंदोलन होंगे। आज भी देख रहे हैं, कल भी देखा, परसों भी आपने देखा, हम आए, और कल भी देखिएगा साहब। आईवी की रिपोर्ट देख लेना, दिल्ली पुलिस के जवान देख लेना। और अब ये भी खुलासा कर दूं, क्योंकि तो दिल्ली पुलिस के बहुत केस है हमारे पास। अब वो कहने लगे सिंह साहब यू आर डूइंग वेल डन, अब आपको बैरिकेड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलेगी, बैरिकेड धीरे से खुला मिल जाएगा और आप जहां जाना चले जाना। अब आप पर आंसू गैस के गोले नहीं चलेंगे, आंसू गैस के गोले हम पकड़े रहेंगे वीडियो में दिखाने के लिए, लेकिन चलाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये मांग आर्थिक आधार पे आरक्षण की है, समाज को खोखला कर रही है, गलत कर रही है। इसीलिए अब हम प्रवीण अरोड़ा जी को सब लोग साथ देने, समर्थन देने के लिए आए हैं। उनका एक ही नारा है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण देश में होना चाहिए और चलना चाहिए। अब युवा और समाज, सभी छात्र छात्राएं कब तक आत्महत्या करेंगे, कब तक मरेंगे? अब कभी तो फिर आगे उठेंगे। हम नहीं चाहते वो आत्महत्या से बल्कि हत्या की तरफ बढ़े, आत्महत्या तक ही रह के अब आत्महत्या भी ना हो और उन्हें हत्याएं करने के लिए मजबूर भी न किया जाए और उनका साथ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हो आर्थिक आधार पर आरक्षण अच्छी बात है, लेकिन फिर वो जो कहते हैं कि प्रतिभा कहाँ जाएगी, 40% पे अगर कोई गरीब होगा वो एंट्री मार जाएगा क्या? उस सवाल का तो जवाब नहीं मिला। देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रह चुके, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी इस समय वर्तमान में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ये पद मैं जाति के नहीं मानता था, आपने सवाल पूछा इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने पहले नहीं बोला, आपने बोला इसलिए चुप नहीं रहेगा डॉक्टर एपी सिंह। देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई किस जाति के थे मैं पूछना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, रामनाथ कोविंद जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद से लगातार इस समय आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति हैं और खुद मोदी जी ओबीसी समाज के हैं। तो फिर कहाँ रह गई जाति? आप कौन सा, अब क्या प्रधानमंत्री से भी कोई पद बनाना चाहते हो जो आप देना चाहते हो उन्हें? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहते हो जो पद देना चाहते हो? क्या महामहिम राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई सुपर महामहिम राष्ट्रपति बनाना चाहते हो जो आप पद देना चाहते हो? अब सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ आ चुका है। तो क्या जो गरीब होगा अगर उसके 40 नंबर आ गए और जो थोड़ा सा मध्यम क्लास का होगा उसके 80 नंबर है तो 40 वाले की एंट्री करवा दोगे आप? 40 वाले की एंट्री तभी होगी जब आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा। गरीब एक्सेप्टेबल है 40 लाख? गरीब 40 नहीं, गरीब तो 10% वाला भी चलेगा। हमारी लड़ाई क्रीमी लेयर के लोगों के खिलाफ है। तो क्या इसमें योग्यता का हनन नहीं है? क्या राष्ट्र प्रगति करेगा? योग्यता का हनन तभी तो रुकेगा जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा और जातिगत आरक्षण खत्म होगा। जातिगत आरक्षण खत्म होगा तभी योग्यता का हनन रुकेगा। नहीं, योग्यताएं यहां से हटके अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में सारे भारत के लगे हुए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई वहां का नहीं, अमेरिकन नहीं है, वो वहीं का है। अच्छा, अभी आप कह रहे हो जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कह रहे हो तो जाति हटा दोगे तो फिर गरीबी आ जाएगी, उसकी फिर गरीबी योग्यता का हनन करेगी। तो ऐसा करो, मैं तो कह रहा हूं जैसे SIR का काउंटर खुला, जैसे इलेक्शन कमीशन का वोट बनाने का काउंटर खुला, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का काउंटर खुला, ऐसे जाति विहीन समाज बना दो ना। सब जातियां खत्म कर दो। सब अगर हिम्मत है तुम में सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की, सारी जातियां खत्म कर दो। प्रवीण अरोड़ा पहले खड़ा होगा, डॉक्टर एपी सिंह पहले खड़ा होगा, अपनी जाति हटा देगा और लिख देगा भारतीय, इंडियन, हिंदुस्तानी। आप हटाइए, आप शुरुआत करिए। नरेंद्र की जगह नरेंद्र दामोदर दास भारतीय लिखिए, अमित की जगह अमित भाई भारतीय लिखिए। खत्म कीजिए आप रामनाथ कोविंद जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी है, हटाइए कोविंद, बनिए भारतीय। हम साथ में हैं। खोलिए काउंटर आप जहां जाति विहीन समाज बनाइए, देश भक्ति वाला बनाइए ना समाज। हम तैयार हैं। ठीक है जी, आपके नेतृत्व में जी अब आपके सामने प्रवीण अरोड़ा जी जो हमारे इस पूरे टीम को लीड कर रहे हैं और वो अपनी बात रखेंगे। जी कहिए। जी अरोड़ा जी, आपके नेतृत्व में जो है पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जी क्या कहना चाहेंगे आज इस मंच से, जंतर मंतर से? देखिए, आर्थिक आधार आंदोलन, आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन, यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन है और राष्ट्र के संगठनों को, राष्ट्र में
आवाज उठाने पे जो लालायित रहते हैं, जो समस्याएं हैं, उन सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है। और मैं प्रवीण अरोड़ा जो इस विषय पर संलग्न है, चाहे वह किसी भी जाति में है, किसी भी धर्म में है, किसी भी राजनीतिक दल में है, जो निजी व्यक्ति भी है, जो भारत राष्ट्र में ये परिवर्तन चाहता है, वो सभी प्रवीण अरोड़ा हैं। और मैं पूर्ण रूप से इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेता हूं कि ये आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचेगा ही, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचेगा। और जो ये घोषणाएं करते हैं राजनीतिक कि कोई माई का लाल है, कोई इसको छेड़ कर दिखाए, असंभव, यह हो नहीं सकता। इतिहास में जब भी समस्याएं रही उस समय असंभव प्रतीत हुआ, आज वो इतिहास है। तो इतिहास से उन राजनीतिज्ञों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और मैं प्रवीण अरोड़ा माई का लाल हूं, आपसे कहता हूं कि आप जो प्राइवेट सेक्टर में भी आने की बात करते हो कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लाएंगे, विशेषकर जातिगत आरक्षण को लाएंगे। जिस प्राइवेट सेक्टर ने राष्ट्र का उत्थान किया, सरकारों ने किया क्या आज तक? जब अंग्रेज भारत में थे, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि हम यहाँ से जाएंगे। उनकी कल्पना क्या थी? हम यहाँ पर हमेशा राज करेंगे। और उन्होंने जो सुविधाएं कायम की वो आज भी कायम हैं। जो कुछ किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया। जब देश का उत्थान अग्रसर हुआ तो ये हस्तक्षेप करना चाहते हैं, घर घर में जातिगत आरक्षण लाना चाहते हैं। आखिर आप जातिगत आरक्षण लाओगे कहां से? आप जनरल वर्ग को इतना दबा रहे हो, जनरल वर्ग का भारत से अन्य राष्ट्रों में पलायन कर रहे हो। भाई से बहन बिछड़ रही है, माँ बाप से बच्चे बिछड़ रहे हैं, बच्चों से माँ बाप बिछड़ रहे हैं। आप जातिगत आरक्षण के ठेकेदार बनते हो। अरे अगर जातिगत आरक्षण की ठेकेदारी लेनी है तो प्रत्यक्षता रूप से जब राष्ट्र की आजादी में हिंदू मुसलमान सभी धर्मों ने मिलकर भारत राष्ट्र में आजादी का बिगुल बजाया और राष्ट्र को आजाद कराया। राष्ट्र के आजाद होने के पश्चात आप तालमेल नहीं बना पाए, राष्ट्र के दो टुकड़े करवा दिए, 4 लाख से अधिक लोग मर गए। पंजाबी वहां से स्थानांतरण कर कर यहाँ पर आए, लूट पिट गए, उनके पास क्या था? खाली हाथ आए। और आपने, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं प्रवीण अरोड़ा जो कम्युनिटी से पंजाबी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं पंजाबी हूँ और मैं उन सब देशभक्तों को नमन करता हूँ। और अगर आरक्षण देना ही है, जातिगत आरक्षण देना ही था, अगर आप इतने ठेकेदार बनते पंजाबियों को दे देते, पर नहीं। सरकारें जिस रास्ते पर पथ पर चल रही हैं वो रास्ता मात्र देश को टुकड़ों में बांटने वाला है। भविष्य में क्या होगा? आप अगर हम विकास भी कर लेंगे, पहली बात तो विकास जिस गति से होना चाहिए नहीं हो पा रहा। अगर हम विकास भी कर लेंगे तो नफरतें पैदा होंगी। नफरतें जब पैदा होंगी तो हमारे भविष्य की पीढ़ियां हमें कोसेंगी, तलवारें लेकर एक दूसरे के समक्ष खड़े होंगे। वो विकास भी धूमिल हो जाता है। विश्व के विकसित राष्ट्रों से पूछ लो, उनकी स्थितियां देख लो, और राष्ट्र भी टूट गए। भारत जी कहाँ से कितने संगठन जो है कहाँ से आपको समर्थन मिला है आज यहाँ? देखिए, सर्वप्रथम तो ये कोई कार्यक्रम नहीं था। एक बात, आर्थिक आधार आरक्षण का बिल्कुल संपूर्ण राष्ट्र में उपस्थित है। और इस आंदोलन की खूबसूरती मैंने बताई, शांतिपूर्ण आंदोलन है। और यह आंदोलन कहाँ स्टैंड कर रहा है? जिस प्रकार समुद्र का ऊपर से ठहराव नजर आता है और नीचे रवानगी है, लेकिन हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। सरकारें भी ब्लैकमेल जो करता है उनकी बातों को मानती है। तो हम शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को लेकर चल रहे हैं और भारत राष्ट्र में यह निश्चित बदलाव होगा। यहाँ पर ये बैठक थी, इसमें कई संगठनों के प्रमुख
और कई राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख आए हुए हैं और अभी नीति एक तय हुई है जो मैं आपके समक्ष घोषणा कर रहा हूं। यह आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में उपस्थित हो चुका है और आगामी 30 अगस्त को पूर्ण रूप से भारत बंद की मैं घोषणा करता हूं नेतृत्व करते हुए, और सारे देश में भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार आंदोलन की बिगुल बज चुका है और इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। आर्थिक आधार आरक्षण होगा, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। यह मैं आपके समक्ष घोषणा कर रहा हूं। सरकारों पर निवेदन है, आवेदन है, चेतावनी है कि आप असली खिलाड़ी वही है जो सही समय पे संन्यास ले ले। आपको परिवर्तन करना होगा, राष्ट्र की आवाज को सुनना होगा। राष्ट्र की जनता देश में बंटवारा नहीं चाहती। आप SC, ST, OBC, जनरल देश ऐसे चलाओगे? देश ऐसे नहीं चलेगा। देश दोबारा नहीं बटेगा, देश एक होगा। ये नफरतों की दीवार को हम हटा देंगे और भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण कराएंगे। जो जरूरतमंद है, जिस घर में अंधेरा है, आरक्षण का अर्थ क्या है? आरक्षण, मेरी रक्षा करो। तो रक्षा कोई जो जाति एक जाति विशेष में है वही जरूरतमंद है। जो उस जाति में नहीं है उसके घर में अंधेरा, तो उसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति, स्वार्थ, लोलुपता और निजी स्वार्थ भारत राष्ट्र में, यह जाति, ऐसी स्थितियां विश्व के किसी राष्ट्र में हैं? आप बताइए। विकसित राष्ट्र ऐसे होगा? विकसित राष्ट्र का आप नारा देख रहे हैं, विकसित राष्ट्र ऐसे होगा? विकसित राष्ट्र ऐसे नहीं होगा। देश टीवी में नहीं चलेगा। ग्राउंड पर स्थितियां देखिए, मजदूरों की स्थितियां देखिए, आप युवाओं की स्थिति देखिए, आप किसानों की स्थितियां देखिए। आप डंडा फेंके, पानी फेंके, बिस्कुट फेंके, पेप्सी फेंके, पत्थर फेंके, सरकारी कई मशीनरियों का नुकसान हुआ। वो पहले क्यों नहीं काबिज हो सकता था? ये हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक से पड़ोसी राज्य पाकिस्तान को हिला देने वाला शख्सियत था। आप ये 1000, 2000, 4000, 5000 लोगों को नहीं रोक पाए। आपकी विसंगतियां हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन नहीं है। योगेश मिश्रा, पहले आपसे मैं कहूंगा, हम आरक्षण नहीं हटा रहे हैं। जिन्हें आरक्षण हटाना है उनकी पर्सनल बात होगी। मैं आपसे पहले बता दूं, हम विसंगतियों की बात करते हैं, हम देश की राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम उन गरीबों के लिए साथ हैं। लेकिन सवाल है कि जिस देश को 2047 में विश्व गुरु बनाने का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी देख रहे हैं। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है। जो 2047 में विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ हैं। उनके नारों के साथ नारा लगा देंगे और कहेंगे तो सीमा पे चढ़ भी जाएंगे। अगर कुछ कहना चाहेंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल देंगे। लेकिन सवाल तो है, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती हिंदुस्तान के भारतीय संसद में बैठने वाले लोगों को? शर्म नहीं आती जो सांसद और विधायक बन के जाते हैं? शर्म नहीं आती उन मंत्रियों को? शर्म नहीं आती उन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, पत्रकारों को, उद्योगपतियों को, राष्ट्रभक्तों को, हिंदुस्तानियों को कि जिस देश का राष्ट्रपति को दलित कह दिया जाता हो, जिस देश के प्रधानमंत्री को ओबीसी कहा जा रहे हो, वह देश 2047 में विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप किस देश पे बनाना चाहते हो? आप किस देश में बनाना चाहते हो? आपके मंत्रियों को नीट के बारे में नहीं पता। एक बच्चा है, वो प्रश्न पूछता है, मैं उसको फेसबुक पे देखता रहता हूँ। उसने पूछा कि नीट क्या है? अरे भाई, आईएएस का परीक्षा देने वाला ही या तो आईएएस बताएगा या तो उसका परीक्षार्थी बताएगा। दीनानाथ उसके बारे में क्या बता सकते हैं? हमने तो आईएएस की परीक्षा में कभी गए नहीं। तो आप लोगों की सोच जिस प्रकार से है, आप ये चाह रहे नहीं रहे हैं कि आपको देश को आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं। बड़े बड़े नेता आप लोग मंत्र हो, बड़े बड़े राजनीतिक दल बना के घूम रहे हो। मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं। जिस तरीके से बिहार चुनाव में घर घर घुस करके
आपने चुनाव जीत लिया, क्या कुछ दिए वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं है। पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से आपने कोशिश किया, जिस तरीके से आपने वहां चुनाव जीता, वैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करूंगा कि हर घरों में घुसो, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों को दे दो। एक साल नहीं बीतेगा, देश विश्व गुरु के तरफ अग्रसर हो लेगा। क्या कभी आप कहीं जाते हो तो आपको ये सुविधाएं मिलती हैं? SIR में कितने हजार वोट काट दिए गए, तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं। राशन कार्ड के लिए लोग अब चक्कर काटते हैं दरवाजों पे, राशन कार्ड नहीं पाते। अरे जिस देश की 80 करोड़ जनता आज भी राशन के लिए मुस्ताद हो, उस देश को विश्व गुरु बनाओगे? विश्व गुरु का मंत्र लेके हम लोग आ रहे हैं। अभी आपके बीच में डॉक्टर AP सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता, वो भी आपके बीच में आएंगे। हमारे प्रवीण अरोड़ा जी बहुत ही चंद मिनट में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं, चल दिए अपने साथियों के साथ, उनका भी उद्घोषण होगा हमारे साथ। इसमें हमारे मंच के इर्द गिर्द चूंकि गर्मी ज्यादा है, कई वर्षों से लगातार संघर्षरत रहे ठाकुर US राणा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। अरुणेश मिश्रा लखनऊ से चल के आए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही उसमें दे दिया। आप शकल देख के जान सकते हो, भाई अरुणेश मिश्रा जी को पहचान लो, उनकी ये दशा। हमारे बीच में बलिराम तिवारी सहित और तमाम हमारे भारत वशिष्ठ के उत्तराधिकारी कहें, सवर्ण समाज संघ के सुरेंद्र मालखेड़ी, हर किसी के बीच में पहुंच जाते हैं और सबका समर्थन करते हैं। उन्होंने कभी संगठन, कभी पार्टी, कभी राजनीति की बात नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने हरियाणा से अपने साथियों के साथ चलते हैं और जंतर मंतर हो या कहीं हो, वो अपना समर्थन देने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समाज की चिंता है कि भी नेता बनने की चिंता नहीं है। हमारे बीच में आज नहीं है त्रिभुवन शर्मा जी, अवधेश मिश्रा जी, राम मिश्रा जी, अनंत मिश्रा जी, यानी तमाम वो हमारे बुजुर्ग आज वो किसी कारणों बस नहीं आ पाए। हमारे साथ राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन वो हम लोगों का थोड़ा पड़ता नहीं है कि हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। हम जानते हैं कि राजनीतिक हश्र क्या होने वाला है। अभी भाई साहब का नाम नहीं पता, ये बिहार से चल गया है, यहाँ होटल लिए होंगे और बिहार से आने जाने में कितना खर्चा लगता है, कितनी मेहनत से आए होंगे। हमारे साथ अभी सुबह के टाइम पे एक लड़का अयोध्या से, क्योंकि मेरे पास कुछ उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ा था तो मैं आया, तो बच्चा मेरे साथ घुस रहा था। मैंने बोला बेटा कहाँ से आ रहे हो? बोला 21 तारीख के लिए आया हूँ। हमने कहा वाह, आज तो अभी 20 है, तू कल गाड़ी पकड़ लिया। फिर उन्होंने बताया कि नहीं अंकल, हम किसी के साथ हैं, और आज भी वो बच्चा खड़ा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कुछ चाय की दुकान से वो जो बुक्के हैं वो लेकर आओ।